एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। क्या डर लग रहा है पेपर 1 से? तो डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है पेपर 1 के सारे वन शॉट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। और आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन को। आपको लगता है हायर एजुकेशन में जो एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है? या जब मैं खुद भी इस पार्ट को प्रिपेयर कर रही थी तो उस टाइम पर मुझे कन्फ्यूज़न होती थी कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, इतना सारा सब कुछ पढ़ने के लिए। तो आज इस एक वीडियो के अंदर हम हायर एजुकेशन के एंशिएंट इंडिया वाला जो पार्ट है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने वाली हैं। ओके, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हायर एजुकेशन जो हमारा पार्ट है, तो देखो ये हायर एजुकेशन जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, हायर एजुकेशन में देखो सबसे पहले तो आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ना होता है। एंशिएंट इंडिया के टाइम पर एजुकेशन सिस्टम कैसा था। ओके, आफ्टर दैट वहाँ से लेकर एंशिएंट इंडिया से लेकर देन उसके बाद ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड देन अभी मॉडर्न एरा में क्या क्या न्यू पॉलिसीज़ लेकर आए हैं एजुकेशन के अंदर, क्या एजुकेशन सिस्टम रहा है, कौन सी न्यू टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। ओके, डिफरेंट जो कमेटीज़ हैं, तो कमेटीज़ के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक जो बुक मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, ओसवाल बुक, तो उस बुक का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर मैंने पोस्ट किया है जो कि आप देख सकते हो ईजिली। तो हायर एजुकेशन में जो एंशिएंट इंडिया है वो हमें कवर करना है। एंशिएंट इंडिया से देखो टोटल अब तक 13 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड नॉट इन 2023 तक तो यहाँ पर मेंशन है। 23 के अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि देखो मैंने कुछ और क्वेश्चन पेपर PYQs भी ऐड किए हैं। 2025 जनवरी जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। 25 अगेन एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन, अगस्त 24 से क्वेश्चन, ठीक है, अगेन एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पर भी देखो 24, 23, ओके, अगेन 23। तो ये देखो आप यहाँ पर कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया पार्ट है, ओके, एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें, एंशिएंट इंडिया हायर एजुकेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं पार्ट कंसीडर करना चाहूँगी यहाँ पर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में आखिर हमें क्या मतलब कि पढ़ें किस तरीके से। क्योंकि जहाँ पर आप देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नेम पूछ लिए जाते हैं, एंशिएंट टाइम के स्कॉलर्स के नेम पूछ लिए जाते हैं, कई बार बुक्स के नेम पूछ लिए जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इस एक वीडियो के अंदर कंप्लीटली ख़त्म करने वाले हैं। ओके, इससे पहले भी मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ये सारा हमारा हायर एजुकेशन में आ जाता है, और जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारा एंशिएंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। ओके, मॉडर्न टाइम पर जो पॉलिसीज़ हैं, कौन सी कमेटी है, ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो फटाफट से हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो ये हम सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली जो एंशिएंट इंडिया के टाइम पर जो एजुकेशन होती थी, आप लोगों ने कई बार महाभारत देखी होगी, रामायण आप देखते हो, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो कौरवाज हैं, पांडवाज हैं, राम लक्ष्मण और उनके जो भाई हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो गुरुकुल जा रहे हैं शिक्षा लेने के लिए। और गुरुकुल जाकर वो वहीं पर ही रहते हैं, और शिक्षा भी किस तरीके से उनको मिलती है कि वहाँ पर उन्हें कोई टेस्ट नहीं देना होता। जैसे कि आज हमें जो है ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिखवाती है ना, हम अपने नोटबुक में आराम से बैठकर लिख रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पर सेमेस्टर या पर ईयरली हमारे टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बेस पर रिजल्ट आता है, और उस अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि बच्चा कितना पानी में और कितना बच्चे का स्तर पता चलता है ना। लेकिन उस टाइम पर एंशिएंट इंडिया के टाइम पर ये सारी टेक्निक्स नहीं यूज़ होती थी। तो आखिर कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था एजुकेशन के लिए, कौन से स्कॉलर्स थे, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये सारी चीज़ें हमें इनके अंदर पढ़नी होगी। तो देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैदिक एजुकेशन सिस्टम कब आ जाता है, जब इस टाइम पर जो पुराण शास्त्र वेदास वो पढ़ाए जाते थे। यानी कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि ये वो वाला टाइम पीरियड है जब महाभारत चल रही थी।
ओके, महाभारता का टाइम पीरियड हम बोल सकते हैं, या फिर मैं रामायणा का टाइम पीरियड यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी। तो उस टाइम पर कैसी एजुकेशन थी इसकी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे दो अलग एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैनिज्म एजुकेशन सिस्टम एंड बुद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम, इन दोनों को भी हमें पढ़ना है। ओके, इसके अलावा मैं कुछ आपको यूनिवर्सिटीज़ बताने वाली हूँ, कुछ बुक्स के नेम बताऊँगी, स्कॉलर्स के नेम बताऊँगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले हम जानते हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये वो टाइम पीरियड है जब महाभारत रामायण चला करती थी। ओके, तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? 1500 BCE टू 500 BCE का टाइम पीरियड है। इस टाइम पर क्या होता था, ये इस टाइम पर क्या है, ऋग्वेद, ठीक है, नॉट ओनली ऋग्वेद, सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, साम्यवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, तो इन चारों वेदों में सबसे पहले कौन सा वेद आया था? ऋग्वेद आया था, एंड सबसे लास्ट अथर्ववेद आया था। तो ऋग्वेद जब सबसे पहला वेद आया था, सबसे पहला वेद लिखा गया था, तो उस टाइम पर क्या एजुकेशन सिस्टम था वो हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। एक एक चीज़ें इन डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमें लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो देखो इस टाइम पर जो एजुकेशन थी वो कैसी थी? ओरल बेस्ड थी एजुकेशन, ठीक है। कोई भी यहाँ पर लेक्चर्स जो थे, लाइक जैसे सिंपल लेक्चर दे रहा है, ठीक है, ओरली जो गुरुज होते थे वो ओरली समझाया करते थे अपने शिक्षकों को। ओके, एंड यहाँ पर कोई भी उन्हें बैठकर नोट्स नहीं बनाने होते थे, कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता था। ओके, और किस पर फोकस किया जाता था? स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाता था। एक फेमस सीन आपको याद होगा, ये महाभारत का फेमस सीन है, जहाँ पर देखो क्या होता है कि अर्जुन जब कौरवास और पांडवास कहाँ जाते हैं, ये अपने गुरुकुल जाते हैं, लाइक गुरुकुल में जब शिक्षा लेने जाते हैं, तो वहीं पर एक फेमस सीन आप देखोगे कि किस तरीके से जो सारे कौरवास होते हैं वो हार जाते हैं चिड़िया को निशाना लगाने में। लेकिन उसमें क्या है, अर्जुन करेक्टली आसानी से चिड़िया की आंख पर आसानी से क्या है वो निशाना लगा पाता है। ओके, तो ये देखो कि यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पर ये आपको समझना है कि जो एजुकेशन सिस्टम थी वो क्या है, प्रैक्टिकली एजुकेट किया जाता था स्टूडेंट्स को। ओके, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो थी वो उन्हें दी जाती थी। ओके, ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन किया जाए, किताबी बातों में आपको पढ़ना नहीं होता था, उन्हें प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती थी। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि ओरली जो थी वो ट्रांसमिट की जाती थी, लेक्चर्स जो थे वो ओरली होते थे, और स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। ओके, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कुछ हमारे वैदिक एजुकेशन टाइम पीरियड के कुछ ये की फीचर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता था, मतलब क्यों जो भी शिक्षा प्राप्त करता था वो क्या ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव से प्राप्त करता था, तो वो इसलिए प्राप्त ताकि उसको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और ओवर, ठीक है, हर तरीके से वो क्या बन सके, हर तरीके से वो स्ट्रॉन्ग बन सके, केपेबल बन सके। ओके, जिसे क्या बोला जाता था, जिसे बोला जाता था ब्रह्म विद्या। ओके, याद रखना है आपको, ब्रह्म विद्या इसे बोला जाता था, अल्टीमेट ट्रूथ। ओके, ब्रह्म विद्या प्राप्त करना। ओके, मीडियम कैसा होता था, संस्कृत में जो वर्क्स थे, आप देखोगे पुराने वर्क कैसे लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए हैं, संस्कृत लैंग्वेज याद रखना है, और ओरली जो थी वो उसके ऊपर फोकस किया जाता था, ओरली लेक्चर्स दिए जाते थे। और इंस्टीट्यूशंस कौन से होते थे, गुरुकुल्स होते थे। गुरुकुल्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे कि मुझे क्या है, शिक्षा लेनी है, तो मुझे क्या है, घर बैठे बैठे मुझे आपकी तरह ऑनलाइन नहीं पढ़ना होगा, या फिर मुझे ट्यूशन नहीं जाना होगा, मुझे कुछ एक टाइम पीरियड है 10 साल 12 साल तक मुझे गुरु के घर जाकर वहाँ पर रुक कर शिक्षा लेनी होगी। ओके, ये क्या होता था, गुरुकुल्स होता था। तो पहले ऐसे ही चला करता था कि ऐसा नहीं होता था कि आप 4 घंटे 5 घंटे स्कूल गए और वापस आ गए, पूरा आपको सालों साल वहीं पर ही रहकर एजुकेशन लेनी होती थी। ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, अक्सर पूछ भी लिया जाएगा। तो वेदास पढ़ाए जाते थे, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी की सारी एजुकेशन यहाँ पर इन्हें मिला करती थी। ओके, गुरु जो थे
गुरु क्या होते थे, जैसे कि हम आजकल क्या बोल देते हैं, हम आसानी से किसी भी टीचर का मजाक उड़ा लेते हैं कि अरे यार वो टीचर ऐसे बोलती है, वो कुछ इस तरीके से एक्टिंग करके, लाइक ये काफ़ी ज़्यादा लाइक इट्स क्वाइट कॉमन। जब मैं भी हम भी स्कूल में थे तो हम भी अक्सर क्या होते थे, टीचर की नकल उतारा करते थे, अक्सर डेस्क पर बैठकर ऐसे करके, अरे वो तो ऐसे ऐसे करती है मैम, ऐसे चलती है। लेकिन उस टाइम पर ये नहीं होता था। टीचर जो गुरु है उसको भगवान के स्वरूप समझा जाता था, तो किसी भी तरीके का उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो थे उनको क्या बोला जाता था, शिक्षिकास बोला, शिक्षक, ये तो आपको पता ही होगा, शिक्षक बोला जाता था। अब स्टूडेंट्स की लाइफ को भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जो थे वो ब्रह्मचार्य की तरह अपनी लाइफ जीते थे। ओके, ब्रह्मचार्य की तरह यानी कि ब्रह्मचार्य यानी उन्हें क्या है, किसी भी चीज़ से कोई भी मोह माया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो गुरु बोलेगा वही उन्हें उसी आज्ञा का पालन करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, किस तरीके से नॉलेज जो थी वो दी जाती थी। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने कुछ क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के कुछ डोमेन्स हमने पढ़े थे, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो एक बच्चा होता है किस तरीके से वो समझता है। प्लस में मैंने आपको जो वो था वो भी बताया था, मैंने आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 लेवल्स भी मैंने आपको समझाए थे। तो सेम लेवल यहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन उसके नाम थोड़े से अलग आ जाते हैं। जैसे कि श्रुति आपको याद रखना है, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति जिसका मतलब क्या है कि जब गुरु जो एजुकेशन दे रहा है उसको अच्छे से ध्यान से उस एजुकेशन को सुनना, जो लिसनिंग पावर होती है उसको क्या बोला जाता है, श्रुति बोला जाता है। स्मृति क्या कहते हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है वो क्या कहता है, हमारा स्मृति कहता है। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था मेमोरी लेवल कौन सा लेवल होता है। ओके, मेमोरी लेवल आपको याद है कि मेमोरी जहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, है ना, रट्टाफिकेशन हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में जाना था। तो मेमोरी लेवल हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेमोरी लेवल को क्या कहलाएगा, श्रुति कहलाएगा, जब हम चीज़ों को सुन रहे हैं। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर लिसनिंग पावर को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल को हमने पढ़ा था, जब हम चीज़ों को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल जब हम चीज़ें समझ रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम स्मृति कहेंगे। ओके, याद रखना है आपको, इसको हम स्मृति कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल हमने पढ़ा था। तो रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि जब हम चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करेंगे, उसको क्या है, एनालाइज करेंगे और अपनी लाइफ में पुट करेंगे। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। श्रुति, स्मृति एंड जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है इसको निधि निसंधान बोलते हैं, जो कि अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। ओके, निधि निसंधान इसको कहा जाता है। अच्छा, और चीज़ें हम जान लेते हैं, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होता था वैदिक काल में। ओके, क्या एडमिशन थे, ओके, एलिजिबिलिटी क्या होती थी। तो देखो, जो एजुकेशन सिस्टम था, एडमिशन जो थे वो किसके लिए ओपन हुआ करते थे, ब्रह्मचारीज, ठीक है। क्या बोला जाता था, स्टूडेंट्स को ब्रह्मचारीज बोला जाता था, ये आपको याद रखना है। ब्रह्मचारीज स्टूडेंट्स को बोला जाता था। जब उनका एडमिशन होता था तब एक सेरेमनी की जाती थी और उस सेरेमनी को क्या बोला जाता था, उपन्यास सेरेमनी बोला जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये अभी PYQ आप देखोगे 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो ब्रह्मचारीज बोला जाता था। उपमन्या एक सेरेमनी होती थी जिसके थ्रू एंट्री होती थी, एडमिशन होता था एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का। इसके अलावा फंडिंग, आप सोचोगे कि ये गुरुकुल्स चला कैसे करते थे, तो इसको कौन फंडिंग देता था, जो किंग्स थे वो फंडिंग दिया करते थे। कई बार गुरु दक्षिणा भी मिला करती थी। ओके, जो गुरु दक्षिणा आपको पता है कि क्या गुरु दक्षिणा, जो अंगूठे वाली गुरु दक्षिणा किसने किससे मांगी थी, एक बार कमेंट करके बता देना। ओके, लव कुश कमेंट करके बताना अगर आपको याद है तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, ये सिस्टम था। नेक्स्ट यहाँ पर जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2 तरीके की नॉलेज जो थी वो दी जाती थी।
ओके, तो दो तरीके की नॉलेज, पहली नॉलेज जो थी पार विद्या, ठीक है, परा विद्या जिसको हम कह सकते हैं, परा विद्या एंड अपरा विद्या। जो परा विद्या होती थी ये टोटली जो थी इसे बियॉन्ड एजुकेशन बोला जाता था, लाइक बियॉन्ड नॉलेज इसे कंसिडर किया जाता था। एक स्टूडेंट जिसको स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से जो है वो क्या है, वो बिल्कुल ही सारी चीज़ें जो है उसमें एक्सीलेंट प्राप्त कर ली है, उसे क्या बोला जाता है, परा विद्या बोला जाता है। अपरा विद्या क्या बोला जाता है, यानी कि इसे क्या है, ये एक लोअर नॉलेज सिस्टम था। आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये एक हायर लेवल था, ओके, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड दिस इज लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो किताबी बातें होती हैं या गुरु ने जो समझाया सिर्फ उसको ही समझना, वो क्या हो जाएगा, अपरा विद्या हो जाएगा हमारा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, परा विद्या एंड अपरा विद्या, कौन सी हाईएस्ट होती है, कौन सी लोअर होती है, कौन सी हायर होती है, ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो समझाया था मेथड ऑफ नॉलेज, यहाँ पर आ जाता है हमारा सरावन्या, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं, जो कि हमारी लिसनिंग पावर होती है। गुरु ने जो समझाया, मैं आपको जो समझा रही हूँ, जब आप इस चीज़ को समझ रहे हो, लिसनिंग बोलते हैं। मनना किसे बोलते हैं हम, स्मृति, यानी कि जब हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज स्मृति। निधि निसंधान इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में पुट कर रहे हैं। ओके, तो ये तीनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं भूलना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर देखो, मैंने ये अगेन बुक का मैंने यहाँ पर लाइक थोड़ी सी पिक्चर मैंने पोस्ट की है। ऑल्दो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको ये बुक जो मैं यूज़ करती हूँ, ओके, काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है बुक, जितना कि अकॉर्डिंग मैंने और बाकी बुक्स को देखा, पेपर 1 की बुक्स काफ़ी महंगी होती है, 800-900, तो ये काफ़ी सस्ती मुझे बुक लगी थी, तो इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया इस बुक के अंदर। तो देखो, जो हमारे एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट इंडिया के टाइम पर क्या क्या चीज़ें समझाई जाती थी, तो सबसे पहले तो वेदास जो है उनकी पढ़ाई होती थी। वेदा में क्या होता है, वेदों में 4 वेद आ जाते हैं हमारे, ठीक है, कौन से वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब इन वेदास के बारे में पढ़ाई होती थी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करवाई जाती थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये इसलिए ऐड किया है बिकॉज यहाँ पर जो दर्शन शास्त्र है, दिस दर्शन शास्त्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है, फिलॉसफी, फिलॉसफी समझाई जाती थी। अब फिलॉसफी में क्या होता है कि इस चीज़ों को, हमारे जो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का जो नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, ओके, ये सारी चीज़ें जो है फिलॉसफी में समझाई जाती है। ओके, तो इसमें डिफरेंट स्कूल्स आ जाते हैं। तो ये स्कूल जैसे कि नयना, वैशखा, समाख्या, योग, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसको कहाँ पर पढ़ेंगे, इसको हम इन डिटेल में पढ़ते हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग वाला जो हमारा पार्ट है, वहाँ पर हम इन डिटेल में पढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में जो हमारा इंडियन लॉजिक्स है, वहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं। ओके, यानी कि एंशिएंट टाइम पर जो फिलॉसफी थी, क्या उनका मानना था, किस तरीके से, ओके, क्या देखना था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि हम लॉजिकल रीजनिंग में एंशिएंट इंडिया में पढ़ेंगे। ओके, और हाँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ ऐड की थी। नेक्स्ट पर आते हैं, ये सेरेमनीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन सेरेमनीज से पूछा जाता है। तो देखो, उपन्या क्या होता है, जब किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है तो उस टाइम पर उपन्या सेरेमनी की जाती थी। ओके, उस टाइम से जब ये सेरेमनी हो जाती है तो डेट मीन्स कि जो स्टूडेंट है वो क्या बन गया, एक ब्रह्मचार्य बन गया है। ओके, विद्या आरंभ, जब स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती थी, तब उसे विद्या आरंभ बोला जाता है। ओके, समावर्तना, जब एजुकेशन जो है, एजुकेशन एंड हो जाएगी तो उसे समावर्तना बोला जाएगा। तो ये 3 सेरेमनी जो थी वो होती थी। जब एजुकेशन एंड हो जाती थी तो उसके बाद जो स्टूडेंट है उसको गृहस्थी के लिए कंसिडर किया जाता था, यानी कि इसने सारी एजुकेशन प्राप्त कर ली है, अब ये घर गृहस्थी स्टार्ट कर सकता है, यानी कि अब ये शादी करने योग्य है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और जब समावर्तना होता था उसके बाद ही स्टूडेंट जो
है वो गुरुकुल से अपने घर वापस जा सकता था। ओके, नेक्स्ट उपमन्या की बात कर लेते हैं इन डिटेल में, क्योंकि ये प्रीवियसली बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो उपमन्या का मतलब क्या है? टेकिंग नियर, दैट मीन्स कि एडमिशन हो रहा है स्टूडेंट का। ओके, और वो क्या बन गया है? वो एक ब्रह्मचार्य बन गया है, ब्रह्मचार्य के फेज में एंटर हो रहा है, तो उसे बोला जाता है। अच्छा, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो डिफरेंट कास्ट हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, कश्त्रीज हो गए, वैश्य हो गए, तो उनमें क्या है, जो ये उपमन्या यानी कि एजुकेशन कब से कब तक मिल सकती है उनको? 8 ईयर, 11 ईयर, 12 ईयर्स। ओके, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो एक ब्राह्मण का बच्चा होगा वो 8 साल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट खत्म कर सकता है। काश्त्री जो है उसको वेदों पर पुराण पढ़ने में 11 साल एंड वैश्य 12 साल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कौन कौन से रिचुअल्स हुआ करते थे जिससे कि ये उपमन्या सेरेमनी होती थी? तो गायत्री मंत्र जो था वो पढ़ाया जाता था। ओके, एंड यहाँ से आपको याद रखना है स्टूडेंट का सेकंड बर्थ कंसीडर किया जाता है। जैसे होता है ना कि बच्चा जो है स्कूल में पहली बार जा रहा है, तो जो टीचर है उसको क्या दूसरी माँ कंसीडर की जाती है? तो एग्जैक्टली जब गुरु के घर जा रहा है तो वो उसका दूसरा जन्म है, ये कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम विद्या आरंभ। विद्या आरंभ जहाँ पर क्या है, स्टूडेंट की शुरुआत होती थी। ओके, पहला वर्ड उन्हें कौन सा सिखाया जाता था? तो ओम वर्ड जो है वो पहला लेटर उन्हें लिखना सिखाया जाता था। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, और क्या चीज़ें होती थी तो उनकी बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आ जाते हैं समावर्तना। जब एजुकेशन एंड होती थी तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि स्टूडेंट जो थे वो क्या बन सकते थे? अपनी नई गृहस्थी यानी कि शादी करने योग्य हो जाते थे, और तभी उनको क्या है, अपने गुरु को दक्षिणा देनी होती थी और वो अपने घर वापस आ जाते थे। ओके, नेक्स्ट हम ये दो आपको याद रखने हैं, संस्कारा एंड यजनास। ठीक है, संस्कारास, यजनास, ये आपको याद रखना है। तो 16 वैदिक जो थे उनको क्या है, संस्कारास बोला जाता है, और वेदनास जो है वो क्या है, सेक्रीफाइसेस इन्हें कंसिडर किया जाता है। ये क्या होता है, देखो जो संस्कारास थे, वेदास जो है वो एक टाइम पीरियड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन वेदों को पढ़ने में ब्राह्मण को 8 साल लगेगा, जो कश्त्री जो वैश्य हैं उनको 12 साल लगेंगे। तो यानी कि वो क्या होते हैं कि कितना टाइम जो है किसको पढ़ाना है। यजनास का मतलब क्या होता था, इसके अंदर क्या होते हैं, यानी कि एक ऐसी रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलरली तुम कुछ ना कुछ उन्हें समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो वो उन्हें बोला जाता था। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ एजुकेटर थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक गुरु है जो हमारे जो पर्सनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। आचार्य, स्पेशलिस्ट टीचर, यानी कि देखो गुरु हम इसको बोल सकते हैं क्लास टीचर। सिंपल याद रखो, गुरु कौन है, क्लास टीचर, जो कि सारी चीज़ें क्या अच्छा है क्या बुरा है आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें समझाती हैं। आचार्य क्या होता है, जो कि हमारी सब्जेक्ट टीचर होते हैं। ओके, इंग्लिश की कोई टीचर हो गई, मैथ्स की कोई टीचर हो गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। उपमन्या क्या होते हैं, असिस्टेंट इन इंस्ट्रक्शन, समवट लाइक अ जूनियर टीचर, इन्हें कंसिडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कुलापति। ओके, ये क्या है, जस्ट लाइक सिमिलर टू वाइस चांसलर और प्रिंसिपल के बराबर ये इन्हें कंसिडर किया जाता है। देन आ जाते हैं ऋषि मुनीज, जो कि जिन्हें क्या है, ओरिजिनेटर ऑफ नॉलेज, यानी कि इन्होंने ही नॉलेज जो एक है वो इन्होंने ही शुरू की है, उन्हें ये कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल वैदिक काल की एजुकेशन सिस्टम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे ये, आई होप सो कि आपने ये कभी ना कभी इनको देखा होगा, इन्हें बोला जाता है नागे बाबा। ओके, अब बचपन में जैसे कि मैं जिस स्कूल से पास आउट हुई हूँ, तो वो स्कूल जो था वो जैनिज़्म का स्कूल था। तो वहाँ पर अक्सर क्या होता था कि लाइक मुझे आई स्टिल डू रिमेंबर कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी, और उस टाइम पर क्या होता था कि जब स्कूल में अक्सर ऐसा होता था कि बच्चों को लाइन से छुट्टी होती थी, छोटे बच्चों की। तो वहाँ पर मैं देखती थी कि ये कौन लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर उनके लाइक अक्सर ऐसा होता है ना, स्कूल में विजिट करने आते थे, तो अक्सर नागे बाबा जो थे वो स्कूल के अंदर आया करते थे। तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन मैं सोचा करती थी कि इन्हें क्या शर्म नहीं आती, ये कपड़े क्यों नहीं पहनते, ये खाना क्यों नहीं खाते, ये ऐसे बैठे क्यों रहते हैं, इन्हें
ठंड नहीं लगती, इन्हें गर्मी नहीं लगती, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आते थे। लेकिन मैं आपको आज बताती हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये जो दुनिया है, ठीक है, इन्होंने इस दुनिया से मोक्ष प्राप्त कर लिया है। इन्हें किसी भी चीज़ की लालसा नहीं है, ओके, इन्हें किसी भी चीज़ से शर्म नहीं है। ये जो एक ह्यूमन है, ठीक है, ये अपने ह्यूमन को ह्यूमन की तरह कंसिडर करते हैं। ये समझते हैं कि जो हमारी आत्मा है वही सब कुछ है, और आत्मा तो हमारी अंदर है, ये तो सिर्फ हमारी आत्मा की बॉडी है ना। तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने बियॉन्ड दी एजुकेशन, यानी इन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, ओके, तो इसीलिए जो है ये थोड़े दुनिया से इनके जो विचार हैं वो थोड़े से अलग हैं। और बाकी मुझे इन डिटेल इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अगर आप जैन हैं तो आपको मे बी ज़्यादा पता होगा, ओके। तो जहाँ तक मुझे पता है तो यही होता है कि इन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, इनको किसी भी चीज़ से मोह माया नहीं होती, तभी ये ऐसे करते हैं, ओके। नाउ अभी हम बात करते हैं जैनिज्म एजुकेशन सिस्टम, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपके पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, ओके। तो जैनिज्म एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहले तो आपको फाउंडर याद रखना है। तो यहाँ पर एक फाउंडर नहीं है, 3 फाउंडर्स के नेम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, सेकेंड वन, ओके, एंड थर्ड महावीरा। ये तीनों के नेम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनकी कौन से की प्रिंसिपल्स हैं, क्या इनकी एजुकेशन में क्या दिया करते थे, लाइक क्या फीचर्स थे एजुकेशन के, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि क्या आखिर में ये अपने एजुकेशन में क्या सिखाया करते थे। तो आज सिम्हा मतलब कि जो तुम्हें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, तो लाइक तुम्हें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट फिजिकली कि तुम जाकर किसी को मार रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने शब्दों से भी किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है, यानी कि तुम्हें किसी से ज़बान नहीं लड़ानी। हमेशा जो भी बोलो स्वच्छ बोलो और सुंदर बोलो, ना तो तुम्हें बोलकर लड़ना है, ना तो तुम्हें फिजिकली लड़ना है। तो ये क्या है, नॉन वायलेंस पर बिलीव किया करते थे, हमेशा तुम्हें सच बोलना है। नॉन सीलिंग, इसका मतलब क्या है, यानी कि नॉट चोरी नहीं, चोरी की बात नहीं कि हाँ तुम किसी के घर जा रहे हो और चोरी कर रहे हो, नो, वो वाली चोरी तो करनी नहीं है, लेकिन इसके अलावा तुम्हें वो वाली चोरी भी नहीं करनी है कि अगर कोई इंसान तुम्हें कुछ देना नहीं चाहता, ओके, कोई देना नहीं चाहता, तो तुम ज़बरदस्ती उससे कुछ मांग रहे हो, तो किसी से तुम ये एक्सपेक्टेशन ही मत रखो कि सामने वाला तुम्हारे लिए ये कुछ करेगा, ओके। तो ये हमारा आ जाता है नॉन सीलिंग, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्रह्मचार्य, उनको कौन सी, ब्रह्मचार्य की तरह उन्हें रहना है, ठीक है, जो कि आपको पता है ब्रह्मचार्य आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अपारिग्रह, अपारिग्रह, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, यानी कि उन्हें ना तो उन्हें लड़ाई झगड़ा करना है, हमेशा सच बोलना है, किसी से कुछ लेना देना लाइक चोरी चकारी ये वाला नहीं करना, ब्रह्मचारी की तरह रहना है, और उन्हें क्या है, पूरी सारी चीज़ों से दूर रहना है, कोई भी मोह माया नहीं होनी चाहिए, मोक्ष जिसे कहते हैं हम, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है। सेंटर ऑफ लर्निंग, बेसिकली क्या पढ़ाया जाता था इनमें, तो मथाज जो थे ये अपने एजुकेशन में इसको सर्व किया करते थे। कौन सा मीडियम था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्राकृति लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज, ये दोनों आपको याद रखना है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था, तो यहाँ पर हो जाते हैं फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर, एथिक, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता था, ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, सेम वही आपको याद रखना है। कौन सा, श्रुति, स्मृति एंड निधि निसंधान, जिसको हम जो मैंने आपको अलग भी बताया था कि समावेदना, समन्या, मनना एंड निधि निसंधान, ये आपको याद रखना है। टीचर्स जो थे उनको क्या बोला जाता था, टीचर्स जो थे वो कौन होते थे, साधुज और आचार्यस जो थे इसमें टीचर होते थे। स्टूडेंट्स को कुछ स्ट्रिक्ट मॉरल कोड्स का यूज़ करना होता था, जो उनको कपड़े भी पहनने होते थे, कपड़े भी उनको सिर्फ और सिर्फ वही कपड़े फॉलो करने होते थे, तो ऐसा होता था, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से जैनिज्म ने एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले तो इसने क्या है, नॉन वायलेंस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कि तुम्हें क्या है, फिजिकली, मेंटली और
और अपने वर्डिंग से भी तुम्हें क्या किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है। ओके, इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहीं से हमारी लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है जैनिज़्म का। ओके, कौन कौन से बेसिक स्कॉलर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था मैथमेटिक, लिंग्विस्टिक एंड एस्ट्रोनॉमी में, ये आपको याद रखना है और ये 2 नेम्स आपको यूनिवर्सिटी के याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट ये चीज़ें आपको जैनिज़्म में याद रखनी है और मैं आपको बता दूं कि जैनिज़्म को हम इन डिटेल में भी पढ़ेंगे। और इन डिटेल में हम कहाँ पर पढ़ेंगे? इन डिटेल में हम पढ़ते हैं अपने, जब मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट करवाऊंगी ना, इंडियन लॉजिक। ओके, इंडियन लॉजिक वाला जब मैं आपको पार्ट करवाऊंगी तो वहाँ पर हम इन डिटेल में हम लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ेंगे। ओके, नो नॉट लॉजिकल, मतलब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के और क्या थॉट्स रहे हैं फिलोसॉफिकल, उनको हम इन डिटेल में एंशिएंट रीजनिंग में हम पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडिया के लॉजिकल रीजनिंग में। अभी हम बात कर लेते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुद्धिज़्म की हम बात कर लेते हैं, जो कि गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं खुद एक बुद्धिस्ट हूँ और हमारे घर वाले भी बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, बट बुद्धिज़्म को फॉलो करना इट डजंट मीन कि हम भगवान को फॉलो नहीं करते। तो हम लाइक बुद्धिस्ट हैं लेकिन स्टिल वी डू फॉलो लाइक गॉड को हम फॉलो करते हैं। ओके, तो बुद्धिज़्म का मतलब क्या है, क्या चीज़ें बुद्धिज़्म में, ये कैसे शुरू हुआ था? तो आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिनके बेटे थे अशोका, तो अशोका जो कि क्या है, पूरे इंडिया में उन्होंने क्या किया था, पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया था, सम्राट बने थे, अशोका सम्राट बन गए थे इंडिया के। तो अशोका ने जब पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया तब उन्होंने देखा कि उनकी इस लड़ाई झगड़े से कितनी ज़्यादा तबाही हुई है, कितने सारे बेगुनाह लोगों की जानें गई है, और तभी उन्होंने डिसाइड किया था कि वो किस में कन्वर्ट करेंगे, वो एक बुद्धिस्ट बन जाएंगे। ओके, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करेंगे। और बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करेंगे क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म, अगर कोई बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होता है तो डैट मीन्स कि उसे क्या है, ये जो सारी मोह माया है, लड़ाई झगड़ा है, इन सारी चीज़ों से दूर रहना होता है, शांति प्राप्त करनी होती है। तो इसलिए वो क्या है, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो इसीलिए जो हमारा जो लाइक मौर्याज हैं वो भी बुद्धिज़्म को मानते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हम बुद्धिज़्म के ओवरव्यू को हम मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध फाउंडर थे, जिन्हें सिद्धार्थ भी बोला जाता है। इनका फुल नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था, जो कि 6th BCE में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब ये बुद्धिज़्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, 8 जो पाथ्स इन्होंने बताए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका मकसद क्या था? निर्वाणा आपको क्या, निर्वाणा का मतलब क्या है? यानी कि जो हमारी बर्थ जो होता है ना, कि इंसान को मरने से डर है या खुशी हो रही है, तो जो बर्थ और डेथ से के बीच में जो हमारी एक मोह माया है, उन सारी चीज़ों से दूर रहना, मोक्ष प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कौन सी सेंटर ऑफ लर्निंग थी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बुद्धिज़्म पढ़ाई जाती थी। विक्रमशिला, वल्लभी, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम आपको याद रखने हैं जहाँ पर बुद्धिज़्म पढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट, बुद्धिज़्म जो था वो कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है? पाली लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। पाली लैंग्वेज जो थी वो सबसे पहले पाली लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, देन उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज में स्टार्ट किया था। लेकिन आपको याद रखना है कि फर्स्टली पाली लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लॉजिक्स, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। मेथड्स आपको याद रखने हैं, कौन से मेथड्स थे? तो ओरल ट्रेडिशंस का यूज़ किया जाता था, डायलॉग्स जिन्हें सूतास बोला जाता था, डिबेट्स, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते थे, डिबेट्स के ज़रिए स्टूडेंट्स जो थे उनको समझाई जाती थी चीज़ें। ओके, एंड जो हमारा डिबेट्स वाला मेथड है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो यू नो वेरी वेल कि डिबेट्स जो थी ग्रीक में भी हम पढ़ते हैं, एंशिएंट ग्रीक में ये किसने शुरू किया था? सोक्रेटिस ने भी ये जो डायलॉग्स मेथड है, डायलॉग क्रिटिसिज्म, वो उन्होंने शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट हम टीचर्स की बात करते हैं। तो टीचर्स को, ये आपका क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है PYQ 2025। ओके, तो भिक्खूज जो थे,
वो क्या बोला जाता है, टीचर्स को बोला जाता था, हाईली रिस्पेक्टेड, लीव इन मोनेस्ट्रीज में वो रहा करते थे। ओके, स्टूडेंट्स जो थे वो, ये आपको याद रखना है, सारी कास्ट के स्टूडेंट्स जो थे वो इसके अंदर अलाउ थे, सारे जेंडर्स जो थे वो यहाँ पर अलाउ थे, सबके लिए एजुकेशन जो थी ओपन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन सी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी एंड उज्जैनपुरी। कहाँ कहाँ पर ये यूनिवर्सिटी थी ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नालंदा बिहार में यूनिवर्सिटी थी, जिसको क्या है, यूनेस्को भी अभी क्या है, कंसिडर किया गया है। ओके, तो यूनेस्को के अंदर भी इसको कंसिडर किया गया है, इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला क्वेश्चन पूछा जाता है किसने इसको फाउंड की थी, तो किंग धर्मपाल ने इसको शुरू किया था। ओके, वल्लभी जो कि गुजरात में प्रेजेंट है और बिहार में अगेन ये प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, कहाँ पर प्रेजेंट है, और जो स्कॉलर्स, जो फाउंडर मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पर आते हैं कौन कौन से 4 नोबल ट्रूथ्स हैं जो कि बुद्धिज्म के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दुखा। दुखा का मतलब क्या है, द ट्रूथ ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, दुखा, लाइफ में हमें क्या है, बहुत सारे दुख देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारी खुशी देखने के लिए मिलेगी, नॉट खुशी बट हाँ दुख खासकर हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जब किसी की डेथ होती है, कोई बीमार होता है, कोई बूढ़ा हो रहा है, या किसी की कोई डिज़ायर वो फुलफिल नहीं हो रही, तो इन सारे दुखों से दूर करके रखना अपने आप को। ओके, ये क्या है, दुखा, आपको याद रखना है। समुदया का मतलब क्या है, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कि जब इन दुखों से आपको दूर रहना है तो सेकंड आपको याद रखने की आपको डिज़ायर नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। जैसे कि जैनिज्म में आपको मैंने बताया कि नॉन सीलिंग वाला पार्ट है, यानी तुम किसी सामने वाले पर्सन से तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा, तुमको कुछ देगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, कॉज ऑफ सफरिंग आपको याद रखना है कि आपको क्रेविंग, आपको डिज़ायर नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, आपको क्या है, इग्नोर करना है। ठीक है, विच अराइज फ्रॉम इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा निरोधा, द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग कैन बी एंडेड बाय एलिमिनेटिंग डिज़ायर एंड अटैचमेंट। जो हमारी डिज़ायर है, जो हमारी विशेज़ हैं फुलफिल नहीं हो पा रही, तो जब वो एंड हो जाती है तो उसको क्या है, निरोधा बोला जाता है। मागा क्या बोला जाता है, मागा यानी कि देयर इज़ अ पाथ, अब तुम्हारा जो है, जो 8 पाथ्स हैं तुम उसको फॉलो कर सकते हो, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। ओके, तुमने इतना कर लिया है, तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या पूछ ली जाती है, ये पाली टर्म्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पाली टर्म्स में पूछ लिया जाता है, कई बार इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, तो दोनों ही याद रखना है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनमें पाली पूछा जाएगा और इंग्लिश में जो है उनको इंग्लिश में पूछा जाएगा, जो इंग्लिश वाले हैं उनमें भी कई बार संस्कृत के वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं या अदर हिंदी वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं कौन से नोबल 8 फोल्ड पार्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, पहला पार्ट क्या आ जाता है, विजडम आ जाता है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट एथिकल कंडक्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट मेंटल डिसिप्लिन आ जाता है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। राइट व्यू का क्या मतलब है, राइट व्यू अंडरस्टैंडिंग द नोबल ट्रूथ एंड द नेचर ऑफ रियलिटी, आपको सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। ओके, सेल्फ अवेयर रहना है आपको। राइट इंटेंशन, आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए, राइट इंटेंशन होना चाहिए। दैट इज ये किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे विजडम के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड। ओके, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी कि अच्छा बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा ठोस बोल रहे हो कि सामने वाले को दुख पहुंच रहा है। ओके, खुद दुखी नहीं रहना है, सामने वाले को भी दुखी नहीं करना है। राइट एक्शंस, किसी को कुछ मारना पीटना ये वाले एक्शंस नहीं होने हैं। और अपनी जो तुम जिंदगी जी रहे हो उस जिंदगी से क्या है, किसी और को हार्म नहीं होना चाहिए। नॉन वायलेंसली तुम्हें रहना है। नेक्स्ट मेंटली तुम कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करते हो। राइट एफर्ट, माइंडफुलनेस रहना है, कॉन्सेंट्रेट करना है चीज़ों पर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही हमारा जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म था वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी हमारे जो है वो
थोड़ा सा हमारा रह रहा है, तो उसको फटाफट से हम 5 मिनट के अंदर कवर करते हैं। तो देखो अभी मैं आपको कुछ इन यूनिवर्सिटीज़ के नेम आपको बताने वाली हूँ। ओके, हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। देखो यूनिवर्सिटी के नेम जो है वो मैं आपको बताऊँगी। यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको याद रखना है कि कौन से ईयर में इस यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया गया था, कौन इसका फाउंडर है, ये आपको याद रखना है। देन थर्ड चीज़, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस में आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखना है, क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले आई थी, सेकंड कौन सी आई, थर्ड कैसे आई। ओके, तो सबसे पहली जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है दैट इज तक्षशिला। ओके, तक्षशिला आपने सुना होगा। तो तक्षशिला जो कि कब स्टार्ट हुई थी, ये अभी करेंटली पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास है, पाकिस्तान में है। और गंधारा में ये क्या है, इस टाइम पीरियड में शुरू हुई थी। हिस्टोरिकल टाइम की हम बात करें तो 5 BCE से 6 BCE टू 5 BCE इसको शुरू किया गया था। ओके, रिकॉग्नाइज किया गया इसको महाभारत रामायणा के अंदर भी इसको शुरू लेकर आप देखोगे। ओके, एंड बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ग्रीक सोर्सेज में भी हमें ये यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो ये यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है। फेमस स्कॉलर कौन से थे, तो स्कॉलर्स के नेम आपको याद रखने हैं। धर्मपाल इज इम्पॉर्टेंट, धर्मपाल ने इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, दिस चाइनीज नेम, चाइनीज स्कॉलर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चाइनीज स्कॉलर आए थे, यहाँ पर उन्होंने एजुकेशन ली, देन उसके बाद ये दोबारा जब चाइना गए थे तो उन्होंने खुद की यूनिवर्सिटी ओपन की थी, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो फर्स्ट नोन यूनिवर्सिटी थी जो कि क्या है, हायर एजुकेशन दिया करती थी, लाइक स्टूडेंट्स को एजुकेशन दिया करती थी, और बेसिक जो था वैदिक को मानती थी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, फिलोसफीज़ में बिलीव करती थी। डू रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1980 में इसको यूनेस्को में क्या है, इंक्लूड किया गया है। ओके, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वी हैव नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि करेंटली बिहार में है। मगध के टाइम पर आपने सुना होगा मगध राज्य, तो उस टाइम पर ये यूनिवर्सिटी जो थी वो थी। ओके, नाउ इसको कब फाउंड किया गया था, 15th सेंचुरी में, गुप्त काल में, गुप्त एम्परर के काल में इसको शुरू किया गया था अंडर कुमार गुप्त फर्स्ट। ओके, और आपको याद रखना है 2016 में इसको यूनेस्को में इंक्लूड किया है। कौन से सब्जेक्ट, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी यहाँ पर पढ़ाई जाती थी स्पेसिफिकली, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी आपको याद रखना है स्पेसिफिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, आपको याद रखना है। विक्रमशिला बिहार के अंदर है, इंडिया बिहार में है। 8th सेंचुरी में इसको क्या है, किंग धर्मपाल पाला डायनेस्टी से ये क्या है, शुरू हुई थी, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, याद रखना है। 12th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई थी, और इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया है। खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, नालंदा को भी डिस्ट्रॉय किया था, एंड विक्रमशिला, 2 यूनिवर्सिटी को खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वी हैव वल्लभी, जो कि 16 से 12th सेंचुरी में थी। करंट डे कहाँ पर है, गुजरात में है, जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करती है। ओके, एंड यहाँ पर कौन आए थे, स्कॉलर आए थे, चाइनीज स्कॉलर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी जो कि आपको याद रखना है, पाला किंग गोपाला ने इसको शुरू की थी, बिहार में है, जो कि अगेन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में बिलीव करती है। ओके, तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम आपको याद रखने हैं। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसी के साथ ही हमारा जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन है वो हमारा कंप्लीटली ख़त्म होता है। ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग की क्लास देखने के लिए नीचे कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको कब चाहिए लॉजिकल रीजनिंग की क्लास, या फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप सो कि ये जो आपको आज की जो क्लास है वो सारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, कोई आपको डाउट नहीं होगा। ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को ही बाय बाय।